चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शपथ ग्रहण करने के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना चार्ज संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल साइन की वो फाइल किसान निधि से जुड़ी हुई थी। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किसान निधि की किस्त जारी की, जिससे करीब करीब 9.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने अपने पहले बड़े फैसले पर कहा कि ये सरकार किसान हित के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली फाइल किसान कल्याण से जुड़ी साइन की गई है और आगे भी नई सरकार किसानों के हित में काम करती रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और उनके साथ उनके मंत्रिपरिषद के कुल 72 सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी जैसे दिग्गजों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान को फिर से कैबिनेट में जगह मिली है। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर की एंट्री कैबिनेट में हुई है। सहयोगी दलों की बात करें तो इसमें जेडीयू के ललन सिंह, एचएएम के जीतन राम मांझी, एलजेपी के चिराग पासवान, टीडीपी के राम मोहन नायडू को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि सहयोगी दलों के कुल मंत्रियों को इसमें जगह दी गई है। कैबिनेट में निर्मला सीतारमण के अलावा एक और महिला मंत्री बनी है। झारखंड से बीजेपी की सांसद अन्नपूर्णा देवी। इस बार मंत्रिपरिषद में 24 राज्यों के प्रतिनिधियों को जगह मिली है। 27 मंत्री ओबीसी, 10 एसटी, 10 एससी और 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल को इस बार इस तरह से रीशेप किया गया है कि जिसमें अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा युवाओं की संख्या भी पर्याप्त दिखाई दी है। तो अब से कुछ ही देर बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सुबह से अपने पोर्टफोलियो के इंतजार में मंत्री बैठे हुए हैं। पूरी खबर जानने के लिए अब सीधा चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, मंत्रियों ने अपनी शपथ ले ली, लेकिन सुबह से ही सबकी नजरें टिकी हैं कि पोर्टफोलियो का अनाउंसमेंट कब तक होगा। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है और इस बीच कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है? जी, पोर्टफोलियो का अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकता है। अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पोर्टफोलियो को अंतिम रूप दे दिया गया है और बहुत जल्द पोर्टफोलियो की घोषणा होने की संभावना है। लेकिन इस बीच जो है सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कैबिनेट की बैठक पर। चूंकि 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है तो कैबिनेट की बैठक से पहले विभागों का बंटवारा हो सकता है। हालांकि विभागों के बंटवारों को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं बाजार में चल रही हैं। जो प्रमुख विभाग हैं वो भाजपा अपने पास ही रखे, जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के विभाग हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फेरबदल मौजूदा मंत्रियों के पोर्टफोलियो में हो, इसकी संभावना भी थोड़ी सी कम दिख रही है। मिसाल के तौर पर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब पोर्टफोलियो में शायद बड़ा बदलाव ना देखने को आपको मिले। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 2-3 खास चेहरों पर। पहला तो एक है शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया मध्य प्रदेश में। दूसरा आपको जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है। मनोहर लाल खट्टर, इस पर नज़र टिकी हुई, चूँकि काफ़ी सधे हुए और संयमित अनुशासित नेता और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। और साथ में सहयोगी दलों का क्या रुख होता है, इस पर भी एक सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हमें स्वतंत्र प्रभार वाला पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, हमें पूरा कैबिनेट पोर्टफोलियो चाहिए। तो अभी थोड़े से खींचतान शुरू हो गई है, लेकिन इन सब पहलुओं पर नजर रखनी होगी जब पोर्टफोलियो की घोषणा होगी। लेकिन इससे पहले 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। तो माना जा रहा है कि शायद इस बैठक में वैसे तो प्रधानमंत्री एक औपचारिक रूप से सरकार का रोड मैप पेश करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि कोई एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। मिसाल के तौर पर पिछली बार आपको याद होगा तो वहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया गया था। हालांकि यहां पे कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने इसकी किस्त को मंजूरी दे दी है। ऐसे कोई सामाजिक कल्याणकारी बड़े प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है ये 5 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक और उससे पहले अगर पोर्टफोलियो आता है तो उस पर।
बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक और खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। नई सरकार के गठन के साथ ही संसद के नए सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 18 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू किया जा सकता है। क्या कुछ डिटेल है इससे जुड़ी हुई? सीधा चलते हैं एक बार फिर से लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोकसभा का सत्र कब से शुरू होगा और इस सत्र में क्या कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट? देखिए, ये जो सत्र होता है, एक कह सकते हैं कि नई लोकसभा के लिए ज़रूरी होता है कि नए सांसदों को शपथ दिलाई जाए। तो 18वीं लोकसभा है, तो बहुत हद तक संभावना है कि 18 जून से इस सत्र की शुरुआत हो। 18 नहीं तो 19 जून, 18-19 जून को सत्र की शुरुआत हो सकती है। इसकी भी प्रस्ताव को मंजूरी शायद आज जब कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। ये जो 18 या 19 जून से लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा, उसमें क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है एक प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर का चयन तत्कालिक कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद जो है सो वो प्रोटेम स्पीकर जो है सो सारे सांसदों को शपथ दिलाते हैं और सांसदों को शपथ देने के बाद अगले दिन 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि टीडीपी महत्वपूर्ण सहयोगी दल, उसकी नजर इस पर पड़ी हुई है। उसके बाद 21 जून को दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है। पहला सत्र होता है जहाँ पे सारे सांसदों को संसद से रूबरू भी कराया जाता है और फिर सत्रावसान हो जाता है। उसके बाद फिर जो अगला सत्र होगा सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो बजट सत्र होगा, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी, इन दोनों ही खबरों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो चलिए, जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि अब किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकता है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी अब सीधा जुड़ रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक से। नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय के बाहर मौजूद हैं। तो आलोक, बताएं किस तरह की हलचल है नॉर्थ ब्लॉक पर और क्या कुछ लग रहा है, कब तक अनाउंसमेंट हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अनाउंसमेंट थोड़ी देर में हो सकता है। 4-4:30 बजे के आसपास फाइनल जो लिस्ट है जो पोर्टफोलियो की, वो आ सकती है। और जहां तक वित्त मंत्रालय के सामने हलचल की बात है, तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारे लोग यहां पर आना जाना शुरू हो गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर देखा कि बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह यहां पर अंदर गए हैं और खाने पीने की चीजें भी अंदर गई हैं। साथ ही साथ कुछ और यहाँ पर कुछ एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर जल्द ही आएगा। हालांकि जब पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट होता है तो अमूमन मंत्री जो होते हैं वो अपना चार्ज होता है अगले मॉर्निंग में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि 4:30 बजे के आसपास जैसे ही पोर्टफोलियो का लोकेशन हो, जो मंत्री यहाँ पर बनेंगे वो तुरंत ही चार्ज ले लें। तो चूंकि इसको एक मोदी सरकार के कंटिन्यूटी में देखा जा रहा है, तो ये मैसेज देने की शायद कोशिश हो सकती है कि जो काम काज है वो बिल्कुल नहीं रुका है। और आपको पहले भी मालूम है कि जब इलेक्शन चल रहा था तब भी मंत्रालयों में, दफ्तरों में लगातार काम चल रहा था। अगले 5 साल की तैयारी चल रही थी, अगले 100 दिनों में क्या क्या करना है वो सब तैयारी चल रही थी। ऑफिसर्स लगातार यहाँ पर, मेरे सामने कई सारे ऑफिसर्स आए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो लोग यहाँ पर लगातार अपना काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक कंटिन्यूटी में देखने की बात ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट मैसेज देना चाहती है कि सब चीजें कंटिन्यू है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल पहले के जैसा ही सब कुछ है। और जहां तक वित्त मंत्रालय की बात करूं तो लिहाजा यहाँ पर हलचल बढ़ी है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कौन आता है। अभी तक फाइनल नाम अनाउंसमेंट नहीं है, अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के नाम वित्त मंत्री के लिए आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल किसी का अभी कोई ऑफिशियल तरफ से कोई भी नाम सामने नहीं आ पा रहा है। तो चलिए, आप नजर बनाए रखिए और जब एक बार आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा तो आपके पास दोबारा हम जरूर लौटेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और मोदी मंत्रिमंडल को लेकर एनसीपी की नाराजगी सामने आई है। एनडीए सरकार में प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया गया, जिससे उन्होंने ठुकरा दिया है। एनसीपी का कहना यह है कि प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का पद अस्वीकार कर दिया है। अजीत पवार के मुताबिक इस बारे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी जानकारी दी जा चुकी है। तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई है। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा
एक मेंबर लेना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले के बाद कहा है कि कैबिनेट बर्थ के लिए एनसीपी के नेता का नाम भविष्य में शामिल किया जा सकता है। श्री प्रफुल्ल पटेल यांचं नाव फायनल आहे आणि ते आधी मंत्री राहिलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना आम्हाला राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार हे करता येणार नाही। मात्र आपल्याला देखील ही कल्पना आहे की जेव्हा अलायन्सचं युतीचं सरकार असतं त्यावेळी काही निकष तयार करावे लागतात, कारण अनेक पक्ष सोबत असतात, त्यामुळे एका पक्षाकरता तो निकष मोडता येत नाही। पण मला विश्वास आहे की भविष्यामध्ये जेव्हाही एक्सपान्शन होईल त्यावेळी निश्चितपणे त्यांचा विचार त्या ठिकाणी होईल। तो नई टीम मोदी का गठन हो गया है। कैसी है ये टीम और कितना है दम, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 203 अंक और निफ्टी 31 अंक गिरकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी, फार्मा, पीएसयू, बैंकिंग इंडेक्स में रही। वहीं आईटी, मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की हाईलाइट्स। देखिए, आज भारतीय बाजारों में शुरुआत तो रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास हुई, लेकिन हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो बाजार तो बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जो खरीदारी थी वो खरीदारी थी आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। स्मॉल कैप इंडेक्स खास तौर से एक बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप फ्लैट था, निफ्टी बैंक फ्लैट था, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में मोर लेस फ्लैटिश टाइप पे कामकाज था। अच्छी खरीदारी थी पीएसयू बैंक्स में, पीएसयूज में, रियल स्टेट में, साथ ही साथ फर्टिलाइजर स्पेस में, सीमेंट स्पेस में, जहां पर जोरदार खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छे बाइंग के साथ कामकाज करता हुआ सीमेंट दिखाई पड़ा, टू व्हीलर ऑटो स्पेस दिखाई पड़ा, सिलेक्टिव फार्मा दिखाई पड़ा, जहां पर एक अच्छे उछाल देखने को मिले। ओके, सुमित, ये भी जानना चाहेंगे कि किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा आज। तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स देखा जाए तो सबसे ऊपर नाम था अल्ट्राटेक सीमेंट का, एक बढ़िया खरीदारी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्लाई, कुछ ऐसे नाम जहां पे 2.5 से लेकर 3.5% तक का उछाल था। गिरने वाले शेयरों में आज आईटी था जहां प्रेशर था, तो पूरे ही के पूरे चारों के चारों शेयर आज आईटी दिखाई पड़ेंगे। एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सबके सब 1.5 से 2% नीचे रहे। इसके अलावा आज खरीदारी थी मिड कैप में कैम्प्लास सनमार में करीब 11% ऊपर, टीटागढ़ 11% ऊपर, फर्टिलाइजर में से आरसीएफ और मोतीलाल ओसवाल जहां पे 8-8.5% तक का उछाल देखने को मिला। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में आरबी इंफ्रा 9% नीचे रहा, जय बालाजी 2.5% नीचे, एजिस लॉजिस्टिक्स 2.5% नीचे और बीकाजी करीब 2% के आसपास का फॉल था। रियल एस्टेट में खरीदारी थी प्रेस्टीज एस्टेट में, सनटेक रियल्टी में, फिनिक्स मिल्स में, मैक्रोटेक डेवलपर्स में, जो कि करीब 3 से लेकर 5% तक की तेजी के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। मोदी 3.0 में रिफॉर्म को तेज रफ्तार मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिधम देसाई ने सीएनबीसी आवाज के साथ मेगा इंटरव्यू में कहा कि अगले 5 साल बड़े फैसलों का वक्त होगा। मोदी सरकार अपने बिग बोल्ड फैसलों से सबको चौंका सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल सेंसेक्स 82,000 तक जा सकता है। आपने एक लगातार एक लाइन पकड़ी थी कि ये साल नहीं, ये दशक और अगले कुछ दशक इंडिया के हैं। मोदी 3.0 की वापसी के बाद क्या अब उस पर एक मोहर लग रही है? ऑफ कोर्स मोहर तो लग गई है। अगले 5 साल के लिए मुझे लग रहा है और प्रोग्रेस होगा देश का, तो ये तो बुल मार्केट चलते रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद है, जब हमारा पिछला इंटरव्यू था उसमें आपने कहा था कि मार्केट के पास एक ही रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क। हालांकि ये एक बेस केस है कि नरेंद्र मोदी विल कम बैक, लेकिन जब तक इट्स नॉट डन। मुझे वो अच्छे से याद है। एक बार के लिए थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो गया था मार्केट को, ट्यूसडे को मार्केट काफ़ी गिरा भी। अभी भी मार्केट में एक रिस्क ये है कि ये अभी भी फुल मेजोरिटी वाली सरकार नहीं है बीजेपी की, एक एनडीए की सरकार है। तो क्या पॉलिसीज़ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कंपेयर टू जो पहले पॉलिसीज़ थी उसके मुकाबले? पहले हम पॉलिटिक्स की बात कर लें, फिर पॉलिसी पे आए।
तो हम क्या है ना बिगड़ गए 2014 और 19 के कारण। आप पिछले 35 साल का हिसाब देखो, ओके, 89 के साल से लेके 2014 तक ये देश ने सिर्फ कोएलिशन सरकारें देखी हैं। बिल्कुल। ओके, जो भाजपा की सीट है, ओके, ये नरसिम्हा राव की सरकार की तुलना में है, राइट। उनकी सरकार चली थी 5 साल, वो भी कोएलिशन थी। तो मुझे कोई शक नहीं है ये 5 साल चलेगी। दूसरी बात, नरसिम्हा राव ने किया था पूरा सुधार, रिफॉर्म्स किए थे, उनको कोई बाधाएं नहीं हुई, तो इनको क्यों होगी? 98 में और 99 में भी नहीं हुई थी कोई बाधाएं, वैसे अगर देखा वहाँ तब तो बीजेपी की तो बहुत कम सीट्स थी। ठीक है, आप 98-99 को छोड़ो, 97 का बजट याद करो, वो जो चिदम्बरम का बजट था, ड्रीम बजट। हाँ, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, ओके, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। ओके, तो मुझे कोई बाधा नहीं दिख रही है। एक पहली बात मेरे कहने की है, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। ओके। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो सुधार हो रहा है इकोनॉमी में वो चलते रहेगा और गति यहाँ से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ओके। तो इसमें बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज मिलने वाला है। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर एक तो पहले बात करते हैं नियर टर्म की, आप सेंसेक्स टारगेट लेके चल रहे हैं इस साल का 82,000, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल में सेंसेक्स का ईपीएस क्या अगर रहेगा 20%, 3 से 5 साल में सेंसेक्स का ईपीएस क्या अगर रहेगा 20%, लेकिन आप सेंसेक्स को क्या कर दे रहे हैं 12 से 15%। मैं तो नॉर्मल बुद्धि से सोचूंगा तो ये कहूँगा कि मार्केट में तो अगर और री रेटिंग हो तो उल्टा हो, ज़्यादा होना चाहिए ना, ईपीएस से ग्रोथ से कम क्यों होगा? सो अनुज, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अगले साल का जो सेंसेक्स का व्यू है ना, वो पूरे ग्लोबल मार्केट पे भी निर्भर है। अब जैसे कि हमारे जो अमेरिका में स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, उनका ये मानना है कि एसपीएक्स ये साल 5400 के आसपास रहेगा, और वहाँ पे तो पहुँच गया एसपीएक्स। तो अगर एसपीएक्स यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और वो अगर सही है, तो सेंसेक्स को ज़्यादा बढ़ना मुश्किल है। फिर भी मेरे अनुमान से सेंसेक्स और भी बढ़ेगा, मतलब एसपीएक्स को आउट परफॉर्म करेगा। तो ये हुई नज़दीकी बात। अब 5 साल का जो व्यू है ना, पहली बात, 2 बात मैं बोलूँगा। एक तो कि बाजार को पता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाजार को नहीं पता है, तो थोड़ा सा तो भाव में है। ये कितना भाव में? अगर आप कह रहे हैं कि 15% ही कैगर हुआ है, तो फिर कितना भाव में है? नहीं, तो जो मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से करीबन 40% भाव में है। 40% ऑफ दी ग्रोथ, जो ग्रोथ आने वाला है उसका 40% भाव में है, 60% आपका अभी भी बाकी है। दूसरी जो एकदम इम्पोर्टेंट महत्व की बात है वो है कि कोई भी शेयर बाजार ऐसे नहीं जाता है, वन लाइन में ऐसे जाएगा, राइट। तो एक समय आएगा जब सेंसेक्स ओवरवैल्यूड हो जाएगा, ओके, वो आपका फिर वो एक पॉइंट होता है, वहाँ से फिर रिटर्न आपके बहुत कम हो जाएंगे, बाजार गिर भी सकता है। तो मैं एक 5 साल का व्यू देख रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर एक साल 12-15 बढ़ने वाला है, ये कभी 25-30 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जैसे हुआ था बीच में, ये तेजी का बाजार जो 2020 जून से शुरू हुआ है, वो कोई एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा रहा है, तो वो भी समझने की जरूरत है। तो रिदम देसाई के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं कल 11:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। कल शाम को एक बस तीर्थयात्रियों को शिवखोड़ी से कटरा ले जा रही थी। उसी समय आतंकियों ने बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे बस खाई में गिर गई और बस के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमले के पीछे जो आतंकवादी हैं उन्हें खत्म करने का ऑपरेशन जारी है। अब तक सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 37 लोग घायल, 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया, 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है और मैं उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था।
ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।